किताब आवाज। आइए एक और शानदार किताब की उर्दू में समरी सुनते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, यानी तुम्हारे मरने पर कौन रोएगा। दुनिया के बेहतरीन प्ले राइटर्स में से एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब अपने डेथ बेड पर थे तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको अपनी लाइफ जीने का एक और मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगे। बर्नार्ड शॉ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मैं वो इंसान बनूंगा जो मैं हमेशा बनना चाहता था, लेकिन इस भाग दौड़ वाली जिंदगी जीने में कभी बन नहीं पाया। उधर रॉबिन शर्मा ये चाहते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम भी अपने डेथ बेड पर एक और जिंदगी जीने की ख्वाहिश कर रहे हों। इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी कि तुम्हारे मरने पर कौन रोएगा। ये बहुत गहरी बात है और बहुत समझने वाली बात है। एक कहावत है कि जब आप पैदा हुए तो आप रो रहे थे और आपके इर्द गिर्द के लोग खुशियां मना रहे थे। अपनी जिंदगी इस तरह से जियो कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हों तो आप हंसी खुशी जा रहे हों और आपके इर्द गिर्द खड़े लोग दिल से रो रहे हों। यानी आप अपनी जिंदगी इस ढंग से जिएं कि आप हमेशा से खुश रहें और आपको कोई पछतावा ना हो। एटलीस्ट हमेशा से खुश रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन यू शुड बी बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। आपको अपनी प्रॉब्लम से बड़ा होना है। आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर लोग लाइफ की क्वालिटी से ज़्यादा पैसे और मालो दौलत को अहमियत देते हैं। आज हम इंसान को हज़ारों मील दूर चांद पर तो भेज सकते हैं, लेकिन चंद कदम चलकर अपने पड़ोसी से मिलने का वक्त नहीं होता। आज कनेक्ट रहने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के होते हुए आज हम आपस में सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमने इंसानियत और वो जीने का तरीका छोड़ दिया है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। साल महीनों में गुजर जाते हैं, महीने हफ्तों में गुजर जाते हैं और हफ्ते दिनों में गुजर जाते हैं और दिन तो बस एक ही पल का होता है। आज हम 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी अपने इकिगाई को पहचानो, अपने मकसद हयात को जानो। ये डिस्कवर करो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, और इन मकासद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ख़ास टैलेंट्स दिए हैं। यानी हर इंसान में वो कैपेबिलिटी मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने मकसद तक पहुंच सकता है। अब ये ताकत और ये टैलेंट हर इंसान के अपने दिल के अंदर होता है, उसके इतने करीब होता है, लेकिन वो उसको सर्च करने की कोशिश ही नहीं करता। उसकी सारी सर्च, उसका सारा फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है और ये वो जानता ही नहीं कि खजाने तो सारे उसके अपने दिल में छुपे हुए हैं। और इस ताकत को अपने दिल से अनलॉक करने के लिए आपको एक काम करना होगा, जो कि मैं आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। चाइना की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि एक ज़माने में महाराजा के पास एक तलवार तराशने और बनाने वाला बहुत ही माहिर आदमी था। उसका काम इतना परफेक्ट होता था कि उसके काम को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसके हाथ में वही परफेक्शन थी और उसका काम भी उतना ही शानदार था। एक बार महाराजा ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या तुमने प्रैक्टिस और मेहनत से हासिल किया है?
उस तलवार बनाने वाले माहिर ने जवाब दिया कि ये सिर्फ कंसंट्रेशन का कमाल है महाराजा। मैं जब 20 साल का था तब से तलवार बना रहा हूँ और मैं किसी और चीज़ की परवाह नहीं करता। अगर कोई चीज़ तलवार नहीं है तो मैं उसकी तरफ देखता और सोचता भी नहीं। तलवारों को तराशना मेरा मकसद और मेरा पैशन है। मैं अपनी पूरी एनर्जी बस इसी एक डायरेक्शन में लगाता हूँ और यही मेरी एक्सपर्टीज का राज है। इसी तरह दुनिया के सारे कामयाब लोग अपने काम पर फोकस करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं, दिलो जान से अनथक मेहनत से उसको हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और आखिरकार उसको हासिल करके रहते हैं। जब हमारी लाइफ का मकसद क्लियर नहीं होता और हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो हम अपने मकसद से, अपनी मंजिल से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम अपने काम से फोकस हटाकर दूसरों के काम पर फोकस करने लगते हैं। उसके पास कितनी महारत है, वो तो कमाल का राइटर है, वो तो कमाल का स्पीकर है, वो तो कमाल का डॉक्टर इंजीनियर है, मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और अपने दिल के अंदर छुपी ताकतों को अनलॉक ना कर पाना। फोकस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को जानें और उनको क्लियर रखें। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ये पूछें कि क्या इस काम पर टाइम लगाना और मेहनत करना आपको अपने ज़िंदगी के गोल में मदद करेगा या नहीं। आप अपना टाइम और अटेंशन सिर्फ उन मामूलात को दीजिए जो आपको हर कदम आपके मकसद हयात के करीब लेते जाएं। जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो एक और कहानी से सुनिए। कहीं पर एक बूढ़ा आदमी था जो एक लाइट हाउस का ऑपरेटर था। ये लाइट हाउस बहुत पुराना था, लेकिन फिर भी इस लाइट हाउस की वजह से बहुत सारे शिप्स अपना रास्ता निकाल लेते थे और एक्सीडेंट्स होने से बच जाया करते थे या खो जाने से बच जाया करते थे। ये जो बूढ़ा इंसान था इसके पास बहुत ही लिमिटेड ऑयल होता था जिससे लाइट हाउस की लाइट जलती थी। वो इस ऑयल को बहुत ही संभाल के यूज करता था। एक दिन एक पड़ोसी आदमी उसके पास आया और उससे बोला कि मुझे कुछ ऑयल की ज़रूरत है, अपने घर में उजाला करना है, क्या आप मुझे थोड़ा सा ऑयल दे सकते हैं? इस बूढ़े इंसान को ना बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी को वो ऑयल दे दिया। फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद एक मुसाफिर उसके पास आया और उसने भी ऑयल मांगा ताकि वो रात में सफ़र कर सके। उस बूढ़े इंसान ने उसको भी ऑयल दे दिया। अगली रात एक और बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, मुझे अपने घर वालों को खाना खिलाना है और अंधेरा है, क्या आप थोड़ा सा ऑयल मुझे दे सकते हैं? उस बूढ़े शख्स ने इस खातून को भी ऑयल दे दिया। इतनी बार ऑयल बांटने की वजह से उस बूढ़े आदमी का जो ऑयल था जिससे वो लाइट हाउस की लाइट जलाता था वो बहुत जल्द ख़त्म हो गया और लाइट हाउस की लाइट बुझ गई। और उसके बाद बहुत सारे शिप्स पत्थरों से टकराने लगे और बहुत सारे लोग अपनी जानों को और मालों को खोने लगे। और ये सब हुआ इस वजह से कि उस बूढ़े शख्स ने अपना फोकस अपनी प्रायोरिटी से हटा के दूसरे कामों में डाल दिया था। वो अपना मेन काम ही भूल गया था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस लिए आया है इस लाइट हाउस में। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से
उस बूढ़े आदमी को और दूसरों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी में बताए गए ऑयल की तरह हमारे पास भी इस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात को सेट करते रहना चाहिए और वही काम सबसे पहले करने चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ होने वाली डिफरेंट मामलात को इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं कि हम अपनी तरजीहात को भूल जाते हैं। हम वो काम ही नहीं करते जो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। किसी का एक बहुत पावरफुल कोट है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि हम जीते जी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने अंदर ही मार डालते हैं। इसी तरह एक इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब वो ये समझ ही नहीं सकता कि उसका पोटेंशियल और उसकी कैपेबिलिटी उसको किस ऊंचाई तक और किस सक्सेस तक लेके जा सकती हैं, लेकिन वो कहाँ रुक गया है। हर इंसान में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी को जानते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है और यही फैक्टर है जो सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाता है। हालात या चीज़ें बदलने के लिए दूसरों का या वक्त का इंतज़ार मत करें। वक्त तो तेज़ी से गुजरता जाएगा। खुद उठें और खुद आगे बढ़ें, खुद से एक्शन लेना सीखें। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहली चेंज अपने अंदर लेकर आएं। पॉइंट नंबर 2, एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर, यानी हर दिन किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए जिसको आप जानते नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मार्का मारना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका चेहरा न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया पे आए और लोग उनके बारे में बातें करने लगें। लेकिन हकीकत को कोई नहीं समझता और ना ही कोई बताता है। जिंदगी का असल मज़ा तो उन छोटे छोटे कामों में छुपा होता है जो हमने काइंडनेस के साथ दूसरों के साथ किए होते हैं, जो कतरा कतरा ऐड होकर हमारी जिंदगी को बड़ा बना देते हैं। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है या कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है, ये सभी आपको मौका देते हैं कि आप अपनी इंसानियत दिखा सकें और अपने दिल की पावर को अनलॉक कर सकें। आप ज़रा सोचिए कि दुनिया कैसी होती अगर मैक्सिमम लोग एक दूसरे के साथ रहम दिली का मामला करते, खुश इखलाक होते। दुनिया में ऐसे मुआशरे मौजूद हैं कि जहाँ पर ये खुश इखलाकी और रहम दिली परवेल करती है, जैसे कि जापान का वो जजीरा जो इकिगाई के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। जिस दिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के चेहरों पर, चाहे वो जाने अनजाने हों, एक मुस्कुराहट ही ला सकें तो उस दिन आप कामयाब होंगे। वो आपका दिन कामयाबी का होगा। इसी तरह अनजाने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने के तरीके और मौके हमेशा तलाश करते रहें। बस में ट्रैवल करते हुए किसी ज़रूरतमंद को अपनी सीट ऑफर कर दें। अगर आप एक दिन बाहर से महंगा खाना ना खा के किसी गरीब फैमिली को खाना खिला सकते हैं तो वो आपकी कामयाबी होगी। हकीकत में सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग आपस में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और आप यकीन करें कि किसी भी इंसान को किसी भी बहुत बड़े आइकॉन या किसी सेलिब्रिटी की डेथ पे
کبھی اتنا دکھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی شاید کسی اپنے بہت قریبی کی ڈیتھ پہ اتنا دکھ ہو جتنا دکھ اس کو اس شخص کے جانے پر ہوگا جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا، اس کے لیے مسکراہٹیں بانٹی ہوں گی، اس کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو دبا کے اس کی ضرورتیں پوری کی ہوں گی۔ اور کائنڈنیس وہ رینٹ ہے جو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے دینا چاہیے۔ نمبر 3، مینٹین یور پرسپیکٹو، یعنی اپنے نقطۂ نظر کو بار بار چینج مت کریں، اس کو مینٹین کریں۔ فوکس کر لیا، بس اب اس فوکس پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ایک کہانی تو سنی ہوگی، 2 پیشنٹس ایک ہاسپٹل میں ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں۔ ایک پیشنٹ کی آنکھوں میں کچھ ٹیمپرری پرابلم آتی ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ دکھی اور غصے میں رہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرا پیشنٹ جو روم کی کھڑکی کے پاس والے بیڈ پہ تھا، وہ اس شخص سے باتیں کرتا ہے اور اس سے دوستی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اپنے ساتھی پیشنٹ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی پیشنٹ کو خوش رکھنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ میرا بیڈ کھڑکی کے پاس ہے، میں کھڑکی سے باہر دیکھوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ باہر کیا چل رہا ہے، تم فکر مت کرو۔ پھر وہ پہلے پیشنٹ کو باہر کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا، کبھی وہ باہر کھیلتے بچوں کے بارے میں بتاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جس دن پہلے پیشنٹ کی آنکھوں کی پٹی کھلنے والی ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس والا آدمی تو رات کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ یہ بات جان کر پہلے پیشنٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن زیادہ شوق اسے تب لگتا ہے جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھلنے پر وہ جانتا ہے کہ کھڑکی کے باہر تو گارڈن والی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ ساتھ والی بلڈنگ کی دیوار تھی۔ وہ نرس کو پوچھتا ہے کہ یہاں دیوار کب بنی؟ یہاں پر تو گارڈن، تالاب اور پیڑ تھے اور بچے کھیلا کرتے تھے باہر سے، میرا ساتھی مجھے دیکھ کے بتایا کرتا تھا۔ نرس نے کہا یہاں پر تو ہمیشہ سے بس دیوار ہی تھی، اور تمہارے دوست کی تو آنکھیں بھی نہیں تھی، وہ تو تمہیں بس کہانیاں ہی بتا رہا ہوتا تھا، شاید تمہیں خوش کرنے کے لیے، اور ایسا کر کے اسے خوشی ملتی تھی۔ تو پہلا پیشنٹ اوپر دیکھتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے اپنی ونڈرفل دنیا کو میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔ ہمارے پاس چیزوں کو دیکھنے کے الگ الگ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے بچے کو گارڈن میں لے جاؤ گے اور چاند کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ چاند کو دیکھے گا، اور اگر آپ اپنے پیٹ کو، لیٹ سے اپنے کتے کو یا بلی کو لے جا کر چاند کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ پیٹ آپ کی انگلی کی طرف دیکھے گا، چاند کی طرف نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ درد بانٹنے سے آدھا ہوتا ہے اور خوشی بانٹنے سے ڈبل ہوتی ہے۔ جب بھی ہم باہر سے، آفس سے، یونیورسٹی سے، کالج سے، کام سے تھک ہار کر واپس آتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، نہ کہ پورے دن کا غصہ ان پر اتارنا چاہیے۔ نارملی ہم اپنے کولیگ سے، اپنے باہر کے دوستوں سے تو کسی نہ کسی طور اچھا سلوک کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہمارے برے سلوک کا سب سے بڑا نشانہ ہماری اپنی فیملی کے لوگ بنتے ہیں۔ اور کسی کرسی پر بیٹھ کر ہم آرڈر چلاتے ہیں کہ جیسے پورا دن بہت بڑا مارکا مار کے آئے ہیں، کسی سے پانی مانگتے ہیں، کسی سے کھانا مانگتے ہیں۔ رابن شرما یہ کہتے ہیں کہ شام کو گھر جانے سے پہلے ہمیں 10 منٹ کا بریک لینا چاہیے تاکہ ہم تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے سٹریس لیول کو مینٹین کر سکیں، اور اس ٹائم میں ہم اچھے سے ریلیکس ہو کر یہ سوچیں کہ گھر جا کر میں اپنی فیملی کے ساتھ کون سی اچھی باتیں کروں گا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کو
कैसे अच्छा बनाऊंगा। याद रखिए, अगर आप अपनी फैमिली को अच्छा ट्रीट करेंगे तो आप वो पर्सन बन जाएंगे जैसा आपकी फैमिली आपको देखना चाहती है। नंबर 4, रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की सही डायरेक्शन में रहनुमाई करते हैं, और हर एक बोर्ड मेंबर किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होता है। वो सारे लोग मिलकर कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि उनका एक क्लाइंट था जिनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव था। वो ये कहते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी ही में नहीं, हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी होने चाहिए। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो वो सबसे पहले किसी खामोश जगह पर जाके अकेले बैठ जाता और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का एक लिस्ट बना लेता। फिर वो उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखता और फिर दुनिया के बड़े कामयाब लोगों को देखता कि इस प्रॉब्लम को लेकर उन लोगों के डिसीजंस क्या होते या वो किस तरह से इसको ओवरकम करते। मिसाल के तौर पर, अगर उसका प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड होता तो वो ये देखता कि वॉरेन बफे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, और ये जानने के लिए वो वॉरेन बफे की किताबें देखता, उसकी एडवाइसेस अवेलेबल जो ऑनलाइन होती उनको देखता, और इसी तरह उसको आंसर मिल जाने पर वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्लोज कर देता। उसके पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दुनिया के तमाम बड़े कामयाब लोग शामिल रहते। इसी तरह जब उसको अपने सेल्फ डिसिप्लिन में कोई प्रॉब्लम आता तो वो ब्रूस ली की लाइफ को देखता, तो ब्रूस ली की लाइफ उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देती। इसी तरह हम सब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्रूट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको लिखिए। अमेरिकन इन्वेंटर चार्ल्स कैटरिंग ये यकीन रखते थे कि जो प्रॉब्लम अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जाए वो आधा सॉल्व हो जाता है। मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, जिससे हमारे माइंड के अंदर उस प्रॉब्लम को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन्स होंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, और यही आधा सॉल्यूशन है। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं जब आधी दर्जन प्रॉब्लम्स लिख लेता हूं जो मुझे परेशान करते हैं, उसमें 2 प्रॉब्लम्स लिखते ही डिसअपीयर हो जाते हैं। 2 प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनके बारे में मैं सोचता ही नहीं, और बाकी रहती 2 प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर देता हूं। हम एक फ्लैशबैक करते हैं और चारों पॉइंट्स जो रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई की समरी में हमने एक्सप्लेन किए हैं, उनको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। नंबर 1, इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए आया है, और इन मकासद को हल करने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास पावर्स दी हैं जो हमारे दिल में होती हैं। इन पावर्स को पाने के लिए हमें अपने दिल को अनलॉक करना है। जो लोग अपने दिल को अनलॉक करके उन पावर्स को पा लेते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो उन पावर्स को नहीं पा सकते वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा ही नहीं कर पाते, और ऐसे ही इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। नंबर 2, दूसरे लोगों के साथ हमेशा अच्छे इखलाक से पेश आओ, चाहे वो अनजाने ही क्यों ना हो। नंबर 3, दुनिया को देखने का अपना नजरिया हमेशा मेंटेन रखो। और लास्टली, अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
ریکروٹ کریں۔ وہ شخصیات جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں ان کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رکھیں اور اکیلے بیٹھ کر ان سے میٹنگ کال کیا کریں اور ان سے اپنی پرابلمز کے سلوشنز مانگا کریں۔ Live fully so you can die happy، یعنی جب آپ کی زندگی کا پردہ گرے تو لوگ تالیاں بجا رہے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، ان کے دل میں درد ہو، اور یہ وہ سارے لوگ ہوں جو کہ آپ کے جانے پر دل سے رو رہے ہوں اور آپ ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ الوداع کہہ رہے ہوں۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔